नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान पर भयानक हमला हुआ। ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई की मौत हो गई उस हमले में, और अब भी ईरान ने यह कहा है कि इसका जवाब बहुत बड़ा दिया जाएगा और ऐसा दिया जाएगा कि दुश्मन उससे संभल नहीं पाएगा। तो क्या चल रही है ताजा खबरें, किस तरीके से इस हमले को देखा जाए और क्या इसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा, इस मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं उमा शंकर सिंह। वरिष्ठ पत्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर गहरी पकड़ रखते हैं और आप उन्हें उनके चैनल उमा शंकर पॉइंट पर भी देख सकते हैं। उमा भाई, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। बहुत शुक्रिया। सब सबसे पहले तो उमा भाई यही जानना चाहूंगा, क्या ताजा खबर है, क्योंकि टीवी पर जो ताजा खबर आ रही है उससे तेज खबरें आपके ट्विटर अकाउंट से हम लोगों को मिल रही हैं। तो क्या इस समय ताजा खबर है? ये देखिए, ताजा जानकारी तो यही आ रही है कि ईरान ने जो है वो अबू धाबी पर और कई और देशों पर दूसरा हमले का जो एक सिलसिला है वो शुरू किया है। हालांकि वहां पे कुछ जो भारतीय हैं जो लगातार मेरे संपर्क में हैं, उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा हमला है, लेकिन अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ईरान के पास इस तरह की कैपेबिलिटीज जो है वो नजर नहीं आ रही कि कोई वाकई में बहुत बड़ा हमला वो कर पाए। और इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप जो है अमेरिका के, उन्होंने भी ये कहा है कि जो एक बयान दिया गया है ईरान की तरफ से कि अगर अगर वो बहुत ताकत लगा के हमला करता है तो फिर ऐसी ताकत से जवाब देंगे कि ईरान उसने कभी उसको महसूस नहीं किया होगा। तो युद्ध तो है वो अपने स्तर पे चल रहा है, लेकिन बयानों का जो जो जिसे जबानी युद्ध कहते हैं वो भी काफी तेज है। और क्योंकि खामेनेई की हत्या हो चुकी है तो ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, ये प्रोसेस भी ईरान में शुरू हो रहा है। और आज का जो दिन है उस प्रक्रिया की शुरुआत की बात की जा रही है और अलग अलग नामों पे चर्चा भी जो वहां पे चल रही है। तो युद्ध के मोर्चे से एक खबर है और दूसरी खबर जो है कि ईरान में अंदरूनी तौर पे, आंतरिक तौर पे क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से लोग लाखों की तादाद में जुटकर वहां पे मातम मना रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी तस्वीर आ रही है कि खामेनेई की मौत के बाद एक जो तबका है जो खामेनेई विरोधी रहा है वो जश्न भी मना रहा है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार आ रही है ईरान से और पूरे मिडिल ईस्ट से। उमा भाई, ये जो मामला है, बातचीत चल रही थी जिनेवा में, कल भी बातचीत होनी थी सोमवार को, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये हमला करना पड़ा? और वो भी रमजान के दिनों में। ये कहा जा रहा था, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बातचीत से कुछ हल निकले, और युद्ध का अंदेशा तो पिछले एक डेढ़ महीने से बना हुआ था लगातार, लेकिन टलता आ रहा था। तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि बातचीत के बीच में इस तरीके से इतना बड़ा हमला किया गया? जी देखिए, आपने सही कहा। एक डेढ़ महीने पहले से अंदेशा ये जताया जा रहा था और जिस तरीके से अमेरिका जो है वो घेरेबंदी कर रहा था ईरान से, तो ये लग रहा था कि देर सवेर जो है वो हमले करेगा। लेकिन जो एक बहुत बड़ा पेंच था वो ये था कि जिन 8 देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं मिडिल ईस्ट के, उन देशों की रजामंदी जो है वो अमेरिका को उस समय नहीं मिली थी। और सऊदी अरब और कई दूसरे देशों की तरफ से बयान भी आया था कि इस तरह के हमले कि वो का जो समर्थन है वो नहीं करेंगे। इस बीच हुआ ये भी है कि अमेरिका ने ये चाहा कि जो पहला हमला है वो इजराइल की तरफ से हो और उसके बाद अमेरिका उसमें साथ देता नजर आए, और वही जो है वो अभी हो रहा है। इसके पीछे की अपनी रणनीतिक वजह भी हैं। हालांकि आपको याद होगा विक्रांत की जब हमले की बात आई थी तो उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि कितना लंबा सस्टेन अमेरिका कर पाएगा अगर वो सिर्फ गार्सिया पोर्ट जो बेस है वहां से करता है यूके के। तो बहुत ज्यादा जो मारक जो क्षमता है वो नहीं दिखा पाएगा अनटिल अनलेस वो अपने बेसिस का इस्तेमाल करे। लेकिन उसी वक्त ईरान ने यह भी साफ कर दिया था कि चाहे जिन मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डा है उन अड्डों का इस्तेमाल बेशक न करे अमेरिका ईरान पर हमले के लिए, लेकिन रिटेलिएशन में ईरान उन सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो अपने पड़ोसी देशों पे निशाना बना रहे। इसको देखिए, आप इसी तरह समझ सकते हैं जैसे कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया तो ये कहा कि जो टेररिस्ट कैंप है उस पर हमला कर रहे हैं, हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे हैं। बाद में स्थितियां बदली तो उसके बाद दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने आ गई। तो आपको समझाने के लिए, अपने दर्शकों को समझाने के लिए ये मैं बता रहा हूं कि ईरान का यह पक्ष था कि वो उन सैन्य अड्डों पर हमला करेगा, जो कि करता वो नजर भी आ रहा है। लेकिन अलग बात है कि चाहे वो दुबई हो या अबू धाबी हो, जो ईरानी जो शायद ड्रोन है वो सिविल इलाकों में भी गिरता हुआ नजर आ रहा है और वहां पे अफरा तफरी का एक माहौल जो है वो बन गया है। तो जो आपका जो मूल सवाल था कि आखिरकार क्या कुछ ऐसा बीता, मुझे ये लगता है कि इस बीच जो है ये मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जहां पे सैन्य अड्डे हैं और जहां के परमिशन की जरूरत थी, उनको राजी करने में अमेरिका जो है वो कामयाब रहा है।
और ये इस रूप में परिलक्षित होता है कि इस हमले के बाद और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आई हैं वो अमेरिका और इजराइल के पक्ष में झुकी नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जो हैं वो इस मामले में चुप हैं किस तरह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, लेकिन ईरान के जवाबी हमले की जो निंदा है वो की जा रही है। और यूरोप में भी यही जो बंटवारा है वो देखने को मिल रहा है। रूस और जो चीन है, ऐसे देश के अलावा कोई बहुत ज्यादा खुलकर, एक दो और भी देश हैं, स्वीडन है, इस तरह के जो देश हैं वो उन्होंने खामेनेई की हत्या की निंदा भी की है। लेकिन जो अमेरिकी कार्रवाई है उसको लेकर मिडिल ईस्ट में जिस तरह की एक चुप्पी है वो अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और खासतौर पे इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि फिलिस्तीन कॉज को लेकर जब ये तमाम देश एक होते थे, एक सुर में बोलते नजर आते थे, वो भी धीरे धीरे गौन हो गया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी जो डिप्लोमेसी है वो काम करती नजर आई पिछले 1-1.5 महीने में। अब जो प्रतिक्रिया जिस तौर पर देखने को मिल रही है, और शायद इसी मौके का इंतजार रहा होगा अमेरिका को, और उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, क्योंकि इजराइल को लेकर एक अलग तरह का जो एक अलग भावना जो है यहाँ पे रहती है, एक विरोध की भावना रहती है। तो ये एक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है जिसमें अब जब हमला किया गया है तो बहुत ज्यादा जो एक बैकलैश है या बहुत ज्यादा जो एक विरोध है मिडिल ईस्ट में वो देखने को नहीं मिल रहा अमेरिका और इजराइल को। तो उमा भाई, आपने कहा अमेरिकी डिप्लोमेसी, और क्या इसे अमेरिकी दादागिरी ना कहा जाए? क्योंकि जिस तरीके से पहले वेनेजुएला पे हमने देखा किस तरह से हमला हुआ, उसके बाद किस तरीके से ईरान पर हुआ, क्या दुनिया भर का लोकतंत्र बचाने के नाम पर इस तरीके से हमले की इजाजत अमेरिका को खुलेआम मिलती है? और ये लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कह रहे हैं कि सब तेल का खेल है। वेनेजुएला पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वहां पर कंट्रोल करना था, ईरान पर इसलिए हमला हुआ क्योंकि ईरान से सप्लाई चाइना को मेजर जाती थी, नॉर्थ कोरिया को जाती थी, बाकी तो सैंक्शन लगा करके अमेरिका ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए थे। तो एक तरह से ये तो वैश्विक गुंडागर्दी की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये शब्दों की चयन की बात है, चौधराहट जो हम पहले भी सुनते रहे हैं, दादागिरी जो अमेरिका दिखाने की कोशिश खासतौर पे ट्रंप 2 के एरा में जो कर रहा है, और वेनेजुएला में जो हुआ, जो कुछ अमेरिका ने किया और जिस तरह से वो अनचेक्ड गया, उससे जो ट्रंप का जो आत्मविश्वास कह ले या जो उनका एक ईगो सेटिस्फैक्शन है जिस तरीके से हुआ, उससे उनका जो एक दम्भ है और ज्यादा बढ़ा है। और ये भी एक वजह है कि इस तरह की कार्रवाई का ईरान में उन्होंने सोचा और उसको अंजाम भी दिया। तो जो प्रतिरोध की जो एक प्रक्रिया रही है दुनिया में, उसका लोप हुआ है। और इसलिए भी क्योंकि रूस जो है वो खुद एक युद्ध में फंसा हुआ है, 4 साल पूरे हो चुके हैं 24 फरवरी को यूक्रेन रूस युद्ध के। दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चीन का पूरा जोर जो है वो आर्थिक महाशक्ति बनने पर है। हालांकि उसमें भी विस्तारवाद की अपनी एक नीति पर वो चलता नजर आता है, लेकिन उसका जो विस्तारवाद है वो आर्थिक विस्तारवाद है, और उसके जरिए चाहे अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो, अलग अलग देशों के साथ वो अपने रिश्तों को बनाकर एक आर्थिक तौर पे मजबूती से आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो और बढ़ा भी है काफी हद तक। तो किसी तरह के सैन्य कॉन्फ्लिक्ट में इन लोगों की तरफ से, रूस हो या चीन हो, यहाँ से तो कोई मदद ईरान को मिलनी थी नहीं, ना ही वो मिल रही है। अलग बात है कि कुछ सैन्य उपकरण या कुछ जो विमानों की आने की बात आई कि रूस की तरफ से इस तरह के उपकरण जो हैं वो दिए गए हैं जिससे कि एयर डिफेंस जो है वो मजबूत हो सके। या फिर आप देखें थोड़ा पीछे जाकर जो शायद ड्रोन है ईरान का, वो बड़े पैमाने पर रूस जो है इस्तेमाल करता है यूक्रेन पर हमले के लिए। तो उन दोनों के बीच अपना एक संबंध रहा है, और उसकी वजह से जो कुछ भी सहूलियत ईरान को हासिल हो सकती थी वो एक लेवल पे हासिल हुई भी। लेकिन क्योंकि कोई ऐसा दूसरा गुट दुनिया में अभी है नहीं जो अमेरिकी चौधराहट या उसकी जो, जैसा कि आपने शब्द इस्तेमाल किया, गुंडागर्दी, उसको उसके सामने का प्रतिरोध लेकर उत्पन्न खड़ा हो सके, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि अमेरिका जो है अपना मनमाना करता नजर आ रहा है। और आपने जो इशारा किया वो काफी सही इशारा किया। ये जो पूरा जो ताना बाना है, चाहे वेनेजुएला में हो, ऊर्जा का है, तेल का है, ईरान में है वो भी तेल का है, और क्योंकि आपने देखा ग्रीनलैंड, वहां पर भी अमेरिकी जो है प्रभुसत्ता की जो बात ट्रंप लगातार वो करते रहे हैं। तो पूरा खेल जो है ऊर्जा का है, और क्योंकि एआई का जमाना है, एआई के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका की जो पूरी नजर जो है वो कहां से ऊर्जा हासिल कर सकते हैं, कहां से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लेकर है। तो ये तो एक बहाना के तौर पर है, क्योंकि हमने देखा है कि 1995 से नेतन्याहू जो है वो लगातार कहते रहे हैं, और भी
दुनिया के जो नेता हैं अमेरिका की तरफ से भी ये कहा जाता रहा है कि ईरान अब पहुंचा परमाणु बम बनाने तक, तब पहुंचा परमाणु बम बनाने तक, और पिछले तकरीबन 30 साल से लगातार ये हम सुनते रहे और ईरान बार बार ये कहता रहा है कि उसका मकसद परमाणु बम बनाना नहीं रहा है। बेशक अंदरूनी तौर पर वो परमाणु बम बनाने की कोशिश करता रहा हो या उसके नजदीक पहुंच गया हो। तो ये एक ऐसा चाबुक है जिसको लेकर हर साल हर लम्हे पर, हर समय पर अमेरिका जो है उसको पीटने की कोशिश करता रहा है। और ये ट्रंप ही थे जो 2018 में JCPOA से बाहर निकले, जो कि 2016 में जो समझौता हुआ था उससे वो बाहर निकले। और ईरान बार बार ये कहता भी रहा है कि आप थे जो बाहर निकले, और इनरिचमेंट की जहां तक बात है तो उस पर कंट्रोल देने को ईरान तैयार नहीं था। लेकिन अमान जो है मध्यस्थता में लगा हुआ था, वहां के जो विदेश मंत्री हैं वो उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत से कुछ घंटे पहले तक ये कहा कि ईरान जो है वो एनरिचमेंट का अपना जो हक है वो छोड़ने को तैयार हो गया है। बात बहुत अच्छे से आगे बढ़ी है। और अब कल उनको भी मैं देख रहा था, उनके बयान भी आए और काफी भावुक थे, और वो ये कह रहे थे कि जो कोशिश थी सफल होती उसके पहले ही हो गया। तो ये एक पूरा ताना बाना इस तरीके से अमेरिका की तरफ से खासतौर पर बुना गया, जिसमें इजराइल का हित है और इजराइल को भी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इजराइल जो है अमेरिका के बिना कुछ नहीं है, सैन्य तौर पर तो खास तौर पे कुछ नहीं है, तकनीकी तौर पर बेशक वो बहुत ही उम्दा देश हो। तो ये ऊर्जा को लेकर एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा है और उसके जरिए अपने स्वार्थ सिद्धि की जो कोशिश है वो की जा रही है अमेरिका की तरफ से। उमा भाई, जिस तरीके से ये हमला हुआ एकदम टारगेटेड हमला था और खामेनेई उसमें मारे गए, तो ये केवल सर्विलेंस से तो नहीं हो सकता। क्या किसी भीतरी आदमी, क्या खामेनेई के बहुत करीबी किसी आदमी की भूमिका कुछ निकलकर इसमें सामने आ रही है? क्योंकि अगर ये इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस ज्यादा नजर आती है बशर्ते कि टेक्निकल इंटेलिजेंस। जी बिल्कुल, देखिए, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि इजराइल जो है वो पहली बार इस तरह के हमलों को अंजाम उसने नहीं दिया है। खासतौर पे पेजेश्कियां के जब उनकी शपथ समारोह थी तो उस वक्त किस तरीके से हमास नेता को वहां पर मारा गया। और जो आप एक बात करें कि लेबनान में किस तरह से पेजर जो है वो फटे, तो इंटेलिजेंस के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे रहा है। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक अंदरूनी कोई जानकारी, सूचना ना हो कि अपने कमांडरों के साथ बैठक करने वाले हैं और उस वक्त जो है वो हमला किया जाए और ऐसा एक प्रिसाइज अटैक हो जिसमें कि उनकी जान चली जाए, तो ये तो अंदरूनी खुफिया जानकारी के बिना संभव नहीं है। अभी जो पुराने जो राष्ट्रपति रहे ईरान के, उनसे बातचीत का एक टुकड़ा जो है वो अहमदीनेजाद, उनसे बातचीत का एक टुकड़ा मैं सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने एक दल बनाया था, ग्रुप बनाया था जो कि मोसाद को लेकर जो है एक काउंटर इंटेलिजेंस तैयार करे, उसको निशाना साधने की जो रणनीति है वो बनाए, और उसके जो मुखिया थे वो खुद ही मोसाद के जो आदमी है वो निकले। तो बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है इजराइल का खुफिया एजेंसी के तौर पे मोसाद का ईरान जैसे देशों में, और इसलिए इस तरह के जो हमले हैं वो बार बार होते नजर आ रहे हैं, जिसमें कि सुप्रीम कमांडर अब मारे गए हैं, उसके पहले कई मिलिट्री कमांडर मारे गए। अलग अलग मौकों पर इजराइल इस तरह के ऑपरेशन जो है वो अलग अलग देशों में करता रहा है। उमा भाई, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के भीतर भी विपक्ष बड़े पैमाने पर इस हमले का, जिस तरीके से हमला हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। बर्नी सैंडर्स का मैं बयान पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दक्षिणपंथी उग्रवादी इजरायली सहयोगी बेंजामिन नेतान्याहू के साथ मिलकर एक अवैध, पूर्व नियोजित, असंवैधानिक युद्ध को शुरू किया है। तो बड़े शब्दों का, कड़े शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया और यह भी कहा कि बगैर अमेरिकी संविधान पूरी तरीके से स्पष्ट है, युद्ध की घोषणा अमेरिकी कांग्रेस करती है जो वहां की संसद है। तो अमेरिका के भीतर भी उनका भयानक विरोध हो रहा है। हालांकि यहां मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति अगर अपने देश में होती, अगर विपक्ष का कोई आदमी इस तरीके के सवाल उठाता तो अब तक उसे राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी भी साबित कर दिया जाता। लेकिन अमेरिका मजबूत लोकतंत्र है, कड़ा लोकतंत्र है, इसलिए इस तरह की आवाजें वहां से अपने अंदर से भी उठ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए, वहां पे जो गैंग ऑफ 8 है, जो इस हमले के पहले की जानकारी आई उसमें से 7 लोगों को टेलीफोनिकली या दूसरे संचार के माध्यमों के जरिए जो है वो ट्रंप ने बताने की कोशिश किया, उनको कम्युनिकेट किया। ये जानकारी अमेरिका से निकलकर सामने आई और ये शायद इसलिए किया गया, ये जो एक औपचारिकता है वो
शायद इसलिए निभाई गई क्योंकि वेनेजुएला के मामले में ना तो कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लिया गया, जो कि एक बड़ा मामला वहां पर बना, लेकिन वहां जो विपक्ष की आवाज है, आपने सही कहा कि डेमोक्रेटिक जो यार्डस्टिक है वहां पे मजबूत है, और इसलिए विपक्ष अपनी बात जो है वहां पे कह पा रहा है और दुनिया के देशों में उन बातों को सुना जा रहा है। लेकिन ट्रंप जिस तरह की पॉलिसी लेकर चल रहे हैं अंदरूनी तौर पर, वो भी वहां पे ऑपोजिशन की बिल्कुल नहीं सुन रहे और उनको धत्ता बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो कि हमने अभी देखा भी है टैरिफ के मामले में, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वहां एक जजमेंट आया जो ट्रंप टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। उसके बाद ट्रंप ने अपनी तरफ से एक नई टैरिफ का ऐलान किया। वो कम है या ज्यादा है वो अलग बहस का विषय है, लेकिन अपनी प्रभुसत्ता दिखाने के लिए उन्होंने आगे बढ़कर बयान दिए। तो चाहे वहां की सुप्रीम कोर्ट हो या वहां कांग्रेस को इग्नोर करने की लगातार जो एक कोशिश या जो चलन है वो ट्रंप ने बनाया है, तो बेशक वहां पे आवाज मुखर हो, लेकिन उसका कोई मायने अभी निकलकर सामने नहीं आता। और ट्रंप जो है दूसरी तरफ उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो देश जो अमेरिकी लोग चाहते थे किसी राष्ट्रपति से, जो किसी राष्ट्रपति ने नहीं दिया, वो मैं दे रहा हूं। तो इस तरह की भाषा, इस तरह की शब्दावली ट्रंप जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और वो पूरी तरह से अभी आत्मलीन है। उनको अपने आगे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कुछ तो ऐसी जानकारी भी अमेरिका से आती है, इस तरह के लोग भी वहां पे कमेंट करें कि जब ट्रंप अपनी सत्ता से जाएंगे तो जिस तरह का मिस वो छोड़ेंगे, चाहे वो टैरिफ के तौर पे हो या जिस तरीके से उन्होंने सैन्य तौर पे उलझाने की कोशिश की है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तो उसका खामियाजा अमेरिका को आगे चल के भुगतना पड़ेगा। लेकिन आगे जब आएगा अभी जो है वो तो पूरा का पूरा जो फोकस है उस बात पर है कि ये युद्ध जो है किस दिशा में आगे बढ़ता है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरी व्यक्तिगत जो मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है वो ये है कि अब काफी कुछ ये डिपेंड करता है और काफी कुछ ये साफ हो चुका है कि जो 4 दिनों का अभियान शुरू किया गया है, मुझे लगता है कि 3-4 दिनों में ये कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई रिटेलिएशन जो है वो ईरान की तरफ से ना तो दिखाया गया है और मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई कैपेबिलिटी ईरान के पास अभी बची है। जितना वो दिखा सकता था वो दिखा रहा है और आज से कल तक वो और कुछ दिखाएगा। लेकिन जिस फोर्स के साथ और जिस तरह से प्रिसाइज इंफॉर्मेशन के साथ हमला करके जो खामेनेई की जान ली गई है, उसके बाद जो एक कहते हैं ना एक जो जोश है या एक जो मोरली जो डाउन है वो ईरान जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि एक लीडरशिप जो है वहां पे खत्म हो गई है। सुप्रीम कमांडर तो खत्म हुए ही हैं, सुप्रीम लीडर तो खत्म हुए ही हैं, कई बड़े कमांडर जो हैं वो भी खत्म हो गए हैं। तो ऐसे में एक वहां पर जो एक चेन ऑफ कमांड की जो बात है उसको लेकर भी तमाम सवालात हैं, लेकिन वहां पे व्यवस्था इस तरह की है कि सिस्टम चलता नजर आ रहा है। और दूसरा अहम पहलू यह है कि अब अंदरूनी तौर पे सत्ता को बदलने की जो कोशिश है, जो कि पहले से ट्रंप जिसकी बात करते रहे, वो भी वहां पे चल पड़ा है। तो एक तरफ मातम की तस्वीरें भी वहां से निकलकर सामने आ रही ईरान से, और दूसरी तरफ जश्न का जो माहौल है वो भी नजर आ रहा है जो खामेनेई विरोधी हैं उनकी तरफ से। तो अब ऐसे में इस बात पे नजर होगी कि जो ये हवाई हमले तो ठीक हैं, लेकिन जमीनी तौर पे कैसे अब वहां पे इस्लामिक सत्ता को बदलने की कोशिश होती है, और क्या रजा पहलवी जैसे किसी व्यक्ति को वहां पर शासन में लाकर बिठाने की कोशिश होती है, और अगर वो होती है तो किस तरह से वहां पे एक्सेप्टेंस मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि एक चेतावनी जो ट्रंप की तरफ से दी गई है आईआरजीसी के कमांडर्स को कि या तो वो घुटने टेक दे, हथियार छोड़ दें, या फिर मौत के लिए तैयार रहें। तो क्या ये दबाव काम करता है, क्योंकि मोरली काफी डाउन हो गया है ईरान अभी अपने सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद। तो अगले 24 से 48 घंटे में काफी कुछ रुख तय हो जाएगा कि युद्ध किस तेजी से किस दिशा में आगे बढ़ेगा। मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि ये 3-4 दिनों के भीतर जो है ये एक तनावपूर्ण रहेगी बात, लेकिन स्थिति जो है वो नियंत्रण में आती नजर आएगी। और क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तेल की कीमत और बाकी जो दुनिया में जो आर्थिक उथल पुथल है उसका दौर शुरू हो जाएगा, जिसकी वानगी अभी देखने को मिल रही है। और खासतौर पे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात ईरान की तरफ से की गई है, तो इन सब बातों पे निगाह रहेगी कि कैसे स्थिति को नियंत्रण में लाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ईरान किस हद तक रिटेलिएशन के लिए आगे बढ़ता है, खासतौर पे मौजूदा माहौल को देखते हुए, क्योंकि उसके पास ज्यादा कुछ करने को विकल्प अभी बचा नहीं है। और पूरे जो आसपास के जो देश हैं वो भी किसी भी रूप में ईरान का साथ देते नजर नहीं। एक सवाल ये समझना चाहूंगा भाई कि ईरान जो है वो भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है, हमारे अच्छे संबंध रहे हैं। जो भारत की प्रतिक्रिया थी, एक तरह से लोगों का कहना है, कुछ लोगों का, अनेक लोगों का, कि ना काहू से बैर ना काहू से बैर प्यार, इस तरीके की भारत की तरफ से एक निष्पक्ष हो गई और ये कहा गया कि युद्ध जो है समस्या का समाधान नहीं, जो भारत का एक बड़ा पक्ष रहता है।
लेकिन ये भी कहना है काफी लोगों का कि भारत को इसमें प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए था, क्योंकि ईरान हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, दोस्ताना उससे संबंध रहे हैं। ये भारत के रुख को किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, एक पॉलिसी शिफ्ट तो नजर आता है भारत के रुख में भी। जहां तक ईरान की बात है तो एक बहुत ही पुरानी दोस्ती और एक आपसी जो एक संबंधों का जो सिलसिला है वो ईरान के साथ रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में जो देखने में आया है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी अमेरिका उन्मुख ज्यादा होती नजर आई है, और इसके पीछे की अपनी जो आर्थिक वजह हैं वो खासतौर पे काफी मायने रखती हैं। अब देखिए कि अगर ईरान के साथ हमने जब चाबहार पोर्ट पे जो हमारा समझौता था, और जब ईरान के उस पोर्ट के लिए अमेरिका से हमें एक वेवर मिला था, वो जब खत्म हुआ उसके बाद जो है वो अमेरिका के उस प्रतिबंध के चलते या उस रियायत को खत्म किए जाने के चलते भारत ने उसको आगे बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा। तो ये भी एक शिफ्ट देखा गया, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है वो इंडिया की तरफ से नहीं दिखाया गया, और अगर वो दिखाया भी जाता तो उसका बहुत कुछ जो मतलब है वो निकलकर सामने नहीं आता। उल्टा जो है वो अमेरिकी गुस्से का शिकार होता, उससे भारत को जो आर्थिक नुकसान है उसका आकलन जो है वो ज्यादा है। तो भारत की जो विदेश नीति है वो आर्थिक नीति से बहुत ज्यादा अभी प्रभावित नजर आ रही है। इसको आप दो रूप में देख सकते हैं। आर्थिक हितों के हिसाब से, उसकी हित साधना के हिसाब से ये बेहतर लग सकता है, लेकिन जहां तक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, या पुरानी दोस्तियां निभाने की बात है, या जो अपना एक नॉन अलाइन मूवमेंट के तौर पे जो अपना एक रुख लेकर चलने की बात है, उसके तौर पे नुकसान के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो आने वाले समय में, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि पिछले दिनों जो फैसला लिया गया, हालांकि सरकारी तौर पे या भारत सरकार के तौर पे आधिकारिक तौर पे इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन रूस से हमने तेल लेना काफी कम कर दिया है, काफी कम कर रहे हैं। वेनेजुएला का तेल लेंगे, और क्योंकि अमेरिका ये पहले ही साफ कर चुका कि वेनेजुएला का तेल जो है वो अमेरिकी जरिए से रूट होगा, कोई भी देश खरीदना चाहेगा तो उसको अमेरिका से लेना पड़ेगा। तो जो कुछ भी अमेरिका पॉलिसी तय कर रहा है, जाने चाहे अनचाहे, भारत भी उसको मानता हुआ दिख रहा है, उस तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ईरान के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर जो एक नुकसान की बात है, बेशक उस पर हम चर्चा कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा सरकार है उसका ज्यादा जोर इस बात पर है कि आर्थिक फायदा हमें कैसे मिले और किसके साथ रहने में मिले, और उसको लेकर अगर अपने पुराने जो रवैया है, पुराना जो रुख है, उसकी कहीं बलि भी देनी पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस रुख पे जो है भारत अभी चलता नजर आ रहा है। एक अंतिम सवाल मैं उमा भाई आपसे बतौर कूटनीतिक विषयों के जानकार पत्रकार के रूप में नहीं, भारतीय सामाजिक पत्रकार के रूप में जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया हो या बाकी जगह हो, एक उन्माद भी देखा जा रहा है कि खामेनेई के मारे जाने के बाद बहुत खुश हैं। भारत में क्या क्यों दिखाई दे रहा है, क्यों इस तरीके की बातें सामने आ रही है? भारत के तो वो पुराने दोस्त रहे हैं। ये देखिए, सीधा से सीधा अगर इसका जवाब दें तो उसका जो लेना देना है वो धर्म से लेना देना है। यहाँ पे जो धार्मिक वैसे धार्मिक कट्टर लोग, जिनको लगता है कि ईरान जो एक इस्लामिक कंट्री है और वहां पर कुछ हुआ है जो कि ईरान के लिए बुरा हुआ है, तो हमारे लिए वो जश्न मनाने की बात है, और इस भावना से जो प्रेरित हैं वो यहाँ पर उछल कूद रहे हैं, यहाँ पे जश्न मना रहे हैं या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन जिनको इस बात का एहसास हो कि ईरान से दोस्ती का मतलब या जो पुराने संबंधों का मतलब क्या है, वो एक ऐसा रुख सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं या करते नजर आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकी चौधराहट को एक चुनौती देने की बात है, या कम से कम उससे इत्तेफाक न रखने की बात है, और एक अपनी स्वतंत्र पॉलिसी लेकर आगे चलने की बात है, वो उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो जो कुछ भी हमारे समाज में यहाँ पे हो रहा है, अगर हम हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखें, उसी का रिफ्लेक्शन जो है वो इस तरह के विदेशी मामलों में भी नजर आता है, जहां पे लग रहा है कि यहाँ खामेनेई को हटा दिया। देखिए, ईरान की समस्या को दो स्तर पर समझने की जरूरत है। जो वहां की आंतरिक समस्या है वो अपनी जगह है, जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों को वहां पे कुचला गया, जिस तरह से प्रवृत्तापूर्ण तरीके से वहां पर एक्शन लिए गए, ईरान की जनता पर अत्याचार हुए, वो बात अपनी जगह, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी देश की आंतरिक व्यवस्था जो है वो खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहरी ताकत आकर उसको कुचल दे। ऐसे में तो फिर किसी देश की सोवरेनिटी, वहां की सत्ता, वहां का जो आंतरिक प्रोसेस है, जो डेमोक्रेसी है, जहां भी है, ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, तो जहां भी कोई आंतरिक समस्या है वहां पे कोई भी बलशाली देश को ये पूरा एक ब्लैंक चेक मिल जाएगा कि आप जाके वहां इंटरवीन कर सकते हैं और वहां पर कुछ भी कर सकते हैं। तो जो लोग एक उस प्रक्रिया में भरोसा करते हैं जिसमें उनको लगता है कि बाहरी ताकतों का
जो इस तरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जैसे अमेरिका ने किया है, तो एक संतुलित पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। लेकिन जिनको लगता है कि ईरान में खामेनी गए या ईरान की सत्ता जाने वाली, इस्लामिक सत्ता जाने वाली है, तो वहां इसका जो है वो एक धार्मिक लेना देना है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक लेना देना है। देखिए इसमें भी जो लेयर है वो पढ़ा जा सकता है। ईरान में इस्लामिक सत्ता जो है वो बिल्कुल अपने कानून के हिसाब से चलती है और उसमें काफी ज्यादा जो बर्बरतापूर्ण जो अख्तियार हैं वो भी वहां पर किए गए। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसको इस चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं है जिसमें कि एक मुसलमान और हिंदू का जो एक वर्गीकरण होता है और जो हमारे यहाँ नजर आता है, उस चश्मे से देखे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वैसा देखना बंद करेंगे तो शायद ये उन्माद जो है सोशल मीडिया पे वो कम होगा। लेकिन ये भी एक बदकिस्मती की बात है कि हमने हर कुछ जो है वो उसी चश्मे से देखना शुरू किया है और इस तरह की जो लोगों की बहुतायत है वो सोशल मीडिया पे है और उसी का रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात की आपने उमा भाई, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया में शांति लौटे, क्योंकि दुनिया भर में जंग चल रही है। जंग किसी समस्या का समाधान नहीं है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि शांति और अमन लौटे, लोगों का प्यार बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया उमा भाई। बहुत शुक्रिया विक्रांत।